नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का 40वां दिन है। कांग्रेस की पदयात्रा इस समय कर्नाटक में मौजूद है और आज सोमवार यानी 17 अक्टूबर को यात्रा का विश्राम का दिन है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और यात्रा केरल में अपना सफर पूरा कर इस समय कर्नाटक में मौजूद है, जिसके बाद यात्रा 9 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। बता दें 3750 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद यह यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। वहीं आज का दिन पार्टी के लिए काफी अहम है। आज कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और अध्यक्ष पद के चुनावी मैदान में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। इसके लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी। इस चुनाव के लिए कुल 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ होंगे। प्रत्येक 200 मतदाताओं पर एक बूथ होगा। बता दें कि अध्यक्ष पद चुनाव की इस रेस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने सामने हैं। वहीं चुनाव की खास बात ये है कि इस बार कांग्रेस में 24 साल बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर से कोई अध्यक्ष बनेगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश कांग्रेस समितियों के 9000 से अधिक प्रतिनिधि गुप्त मतदान के जरिए पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यहां पार्टी मुख्यालय में देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर मतदान होगा और कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को चुनाव होने के बाद इसके परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले कल शाम पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अहम जानकारी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की मतदान प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया है। कांग्रेस ने लिखा कि बैलेट पेपर में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। जिस उम्मीदवार को आप वोट करना चाहते हैं उसके नाम के आगे टिक मार्क का निशान लगाएं। कोई अन्य निशान या नंबर लिखने पर वोट गलत माना जाएगा। सीबीआई से समन मिलने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल से तीखे प्रश्न पूछे हैं। सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। बलजीत नगर में 25 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में रेप और हत्या की घटनाएं हुई। ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की राजधानी बन गई है। दिल्ली में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं जो दिल दहलाने वाली हैं। इसके साथ ही चिट्ठी में मनीष सिसोदिया ने इस महीने में हुई वारदातों का विवरण भी दिया। उन्होंने एलजी सक्सेना से कहा है कि थोड़ा भी समय अगर आप दिल्ली पुलिस के कामकाज पर नजर रखने और दिल्ली में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगाएं, तो इससे दिल्ली के आम नागरिकों का भी थोड़ा भला हो जाएगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे लेकर सिसोदिया ने कहा है कि वह सीबीआई हेडक्वार्टर जाएंगे और पूरा सहयोग करेंगे। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन भेजा है और उन्हें सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने कल बुलाया है और वह उन्हें गिरफ्तार करेगी। भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कहा जा रहा था कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब तक सीबीआई और ईडी 500 जगहों पर छापा मार चुकी है। मनीष सिसोदिया के घर 14 घंटे सीबीआई रही, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला। इसका संबंध गुजरात चुनाव से है। वहां बीजेपी और आप की सीधी टक्कर है, उससे बीजेपी घबराई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के जो कार्यक्रम है उसे रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इससे आप और मजबूत होगी। पहले भी हमारे नेताओं को ऐसे ही नोटिस देकर बुलाकर गिरफ्तार किया गया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। भारद्वाज ने कहा, हम डर गए होते तो छुप रहे होते। जितनी गिरफ्तारी होगी उतना गुजरात में हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बीजेपी जुल्म बढ़ाएगी हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा। जैसे आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी दी गई, वैसे ही कुर्बानी की आज जरूरत है और हम इस कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मुंबई में होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से खास अनुरोध किया है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा है कि बीजेपी आगामी चुनाव में ऋतुजा लटके, जो कि अपने पति रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, के खिलाफ मैदान में कोई उम्मीदवार न उतारे ताकि ऋतुजा लटके जीत सके।
रमेश लटके अंधेरी पूर्व से विधायक थे। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई, जिस वजह से इस पर चुनाव कराना पड़ रहा है। राज ठाकरे ने आगे लिखा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह रमेश लटके के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार जरूर करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मध्य प्रदेश में पहली बार हिंदी में MBBS के पाठ्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत MBBS फर्स्ट ईयर की 3 हिंदी की किताबों का विमोचन भी किया। देश में यह पहली बार है कि MBBS की पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई हैं और इसी के साथ मध्य प्रदेश आज से हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें, शाह ने जिन 3 पुस्तकों का भोपाल में विमोचन किया है उनमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री शामिल हैं और 97 चिकित्सकों की एक टीम ने इन प्रचलित अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी रूपांतरण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौके पर मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस वर्ष भारतीय मुद्रा रुपए में आई 8% की गिरावट को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए कहा कि कमजोरी रुपए में नहीं आई बल्कि डॉलर में मजबूती आई है। IMF और विश्व बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के बाद सीतारमण ने शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत करते दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत बताते हुए कहा कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के बावजूद भारतीय रुपये में स्थिरता बनी हुई है। रुपये में गिरावट आने से जुड़े एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे पहली बात, मैं इसे इस तरह नहीं देखूंगी कि रुपया फिसल रहा है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि रुपये में मजबूती आई है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा, मजबूत हो रहे डॉलर के सामने अन्य मुद्राओं का प्रदर्शन भी खराब रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये ने बेहतर प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 82.35 के भाव पर बंद हुआ था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अक्टूबर 2022 तक 532.87 अरब डॉलर था, जो कि एक साल पहले के 642.45 अरब डॉलर से कहीं कम है। सीतारमण ने कहा कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण मूल्यांकन में बदलाव आना है और भारतीय रिजर्व बैंक भी इस बात से सहमति रखता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।